फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ भारती सर और स्वागत करता हूँ आप सभी का सार्थक सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो फिजिक्स बिहार पॉलिटेक्निक साथ साथ 10th के एग्जाम और इसके साथ साथ जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का क्यों न हो, वहां तक भी आपको मदद करेगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल दूं कि सभी जनरल कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं उसमें भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और खास करके बिहार पॉलिटेक्निक को ध्यान में रख करके आज हम फिजिक्स का क्लास लेकर के आए हैं और कंटिन्यू रखेंगे फिजिक्स का क्लास। तो आइए अब पढ़ते हम लोग सार्थक फिजिक्स क्लास में फिजिक्स की क्लास। तो हमारा पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट। तो आइए इसके बारे में हम लोग एकदम जानते हैं कि लाइट होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो एक बेहतरीन अंदाज में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए, आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब और लाइक। तो अब शुरू करते हैं अपना क्लास लाइट से। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट होता क्या है, प्रकाश क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोग जनरली जानते भी हैं कि प्रकाश क्या है, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कि देखिए वेव जो होता है वो दो तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ईएमएफ वेव बोलते हैं। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है, ये वो वेव होता है जहां से मतलब वहां पर वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, उसमें चलने के लिए किसी मीडियम मतलब माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां माध्यम की आवश्यकता पड़े एक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन जहां पर बिना किसी मीडियम का, बिना किसी सहारे का एकदम फटाक से वेव चला जाए, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम ना, एकदम फट से चला जाए, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमएफ वेव बोलते हैं। तो प्रकाश भी क्या है, एक ईएमएफ वेव है। क्या है, ईएमएफ वेव है, जहां पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एम से होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए एक बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ईएमएफ वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए तो बात यहां से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एक्सिस हम यहां पे बना रहे हैं, एक्सिस बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। तो मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये एक्स डायरेक्शन है, और ये जो दिख रहा है माना कि ये वाई डायरेक्शन है, और ये जो है ये जेड डायरेक्शन है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप ऐसे पढ़े कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। लेकिन एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। ये जेड डायरेक्शन हुआ, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिया है।
तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो जेड डायरेक्शन है यह वेव का प्रोपोगेशन का है, मतलब वेव प्रोपोगेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, या ये बोलते हैं कि इस जेड डायरेक्शन में मेरा ईएमएफ वेव जो है वो जाएगा इधर से, तो इस जेड को बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएमएफ, मतलब ईएमएफ वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले ये मान लिए। चलिए और फिर मान लेते हैं कि ये जो एक्स डायरेक्शन, ये तो जेड डायरेक्शन हमने माना, अब ये जो एक्स डायरेक्शन है मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हमने एक्स डायरेक्शन में माना कि प्रोपोगेट कर रहा है। और ये जो वाई डायरेक्शन है हमने मान लिया यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको एच से डिनोट किए हैं, और ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, या एस या वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो वाई डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन को बता रहा है कि इस दिशा में वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो आइए अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये जेड डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएमएफ वेव को बता रहा है, मतलब जेड इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा। तो ये तो मैंने वहां पर भी लिख दिया, फिर से लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया जेड डायरेक्शन। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरह से जाता है। तो मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये बना दिया, एक फिर और बना रहे हैं इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमने बना दिया। अब ध्यान से यहां पर देखिए हमने क्या किया है कि थोड़ा सा एक्सिस को घुमा दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है, तो ये z आ गया। तो ये जो x है ये भी थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये जो दिख रहा है वो x डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप इसको ऐसे करेंगे थोड़ा सा उठ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमने लिखा है, जो डायग्राम हमने बनाया है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोपोगेशन है, इस पाथ में जा रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने H लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिखा, यह दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, और साथ साथ ये और लंबवत होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को एक काम करते हैं, यहां पे सिर्फ मैंने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को जो हम लोग बोलते हैं, उसमें एक E से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, M से मैग्नेटिक फील्ड होता है, और तो ये जो दोनों होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं, और साथ साथ यह दोनों जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं, चलने का पाथ बोलते हैं, उस पर भी लंबवत होते हैं, अर्थात तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहां से फाइनली हमने एक बात सीखी, क्या सीखी कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, पानी में भी जा सकता है, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। कौन कर सकता है? लाइट। और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लंबवत होते हैं, और साथ साथ यह दोनों जो है जिस डायरेक्शन में जाता है उस पर भी लंबवत होता है। तो यहां से हमने ये बातें सीखी है। तो ये तो हमने देख लिया। अब और भी चर्चा करते हैं प्रकाश के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूं कि शुरुआती के दिनों में जब लाइट के बारे में चर्चा हो रही थी, प्रकाश के बारे में चर्चा हो रही थी, तो सबसे पहली बार सुकरात और अरस्तु उन्होंने देखिए कैसे बताया था एक प्रकाश के बारे में। उन्होंने क्या बोला था कि प्रकाश जो है वह नेत्रों से उत्सर्जित होते हुए ऊर्जा का प्रवाह है। ये किसने बोला था? तो सुकरात और अरस्तु, इन दोनों का मानना था कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो आंखों से इमिट होता है, आंखों से निकलता है। मतलब लाइट में जो एनर्जी होती है वो आंखों से निकलती है। तो पहले के लोग यही बात मानने लगे, लेकिन समय बीतता गया। उसके बाद आए न्यूटन, और न्यूटन ने सीधा इस बात को गलत साबित कर दिया कि भाई ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि प्रकाश जो है वो आंखों से निकलता है, तो इधर आपको बताते हैं। कुछ लोगों को बुलाया कि ठीक है बताते हैं कि देखिए कैसे, अगर आंखों से उत्सर्जित होते हुए ऊर्जा का प्रवाह है तो आइए इसको हम गलत प्रूफ करते हैं। तो फिर बुलाया, बोला ठीक है इधर आओ। लेकिन सुकरात और अरस्तु क्या बोला था कि भाई देखो, आंख खोलो, अगर आंख खोलोगे तो कोई भी चीज दिखेगा, तो हाँ दिख रहा है। आंख बंद करो, दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। लोग मानने लगे सुकरात और अरस्तु की बात। लेकिन जब न्यूटन आए तो बोला गलत बात है, और तुमको हम बताते हैं कैसे। तो क्या किया? 2-4 लोगों को लेके चला गया कमरा में, बोला रुक इधर आओ, और कमरा को क्या किया? बंद कर दिया। बोला भाई एक काम करो, एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और रख दिया। बोला दिख रहा है? लाइट था रूम में, दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। बोला एक काम करो, स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ कर दिया। बोलो खोजो कहां रखा हुआ है, अब जरा खोज करके लाओ। बोलता दिख नहीं रहा है। बोला नहीं ना, आंख तो है ना, तो दिखना तो चाहिए। अरस्तु और सुकरात ने आपको बोला है कि लाइट क्या है? एनर्जी इमिट फ्रॉम आई। भाई आंख से मतलब एनर्जी निकलती है प्रकाश की, मतलब प्रकाश क्या है? आंख से निकलने वाली ऊर्जा है, तो दिखाओ, आंख तो है ना, खोलो, दिखना चाहिए। तो उस दिन यह बात सिद्ध हो गया कि अरस्तु और सुकरात का जो कथन था कि प्रकाश जो है नेत्रों से उत्सर्जित होते हुए ऊर्जा का प्रवाह है, यह बात गलत साबित हो गया। तो न्यूटन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत का नाम है कणिका का सिद्धांत, पार्टिकल्स थ्योरी बोलते हैं। तो उस दिन से लोग मानने लगे कि प्रकाश में कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कण पाया जाता है। और प्रकाश के इन्हीं कण को फोटोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फोटोन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रकाश के इन्हीं कणों को क्या नाम दिया गया? फोटोन, PHOTON, फोटोन नाम दिया गया। तब लोग क्या मानने लगे कि भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश में फोटोन पाया जाता है, प्रकाश में फोटोन पाया जाता है, ऐसा न्यूटन ने बोला। तो फोटोन पाया जाता है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, आप देखते होंगे कि लाइट जब आते रहता है तो उसमें एक पार्टिकल मतलब लटकते रहता है, ऐसे झूलते रहता है, वही फोटोन है। फोटोन वही है, और उसी में एनर्जी होती है, एनर्जी उसी में होती है। तो एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है? फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, hc/λ से। किससे डिफाइन कर सकते हैं? hc/λ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, hf भी लिख सकते हैं। जहां पर ध्यान दीजिए कौन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जहां पर h को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट बोला जाता है। ये फिक्स वैल्यू होती है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6.6 भी लोग लेते हैं, इतना पे भी काम चल जाएगा। 6.6 या 6×2 गुने 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये हुआ प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जो कांस्टेंट है। उसके बाद एक C दिख रहा है, C को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। C को क्या बोला जाता है? स्पीड ऑफ लाइट बोला जाता है।
जो कि हर एक मीडियम में अलग होता है, ये चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को बोला जाता है वेव लेंथ, जिसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। लेकिन किसका है भाई? ये जो दिख रहा है ये लाइट का है, उसी का वेवलेंथ भी है, उसी का स्पीड भी है। तो ये हो गया। उसके बाद एफ जो है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। तो एक फोटोन में इतनी एनर्जी होती है hc/λ, लेकिन हम तो जानते हैं कि लाइट क्या है, बंडल, फोटोनों का बंडल है, मतलब बहुत सारा उसमें क्या होगा, एनर्जी होगा। तो उस फोटोन में ही एनर्जी निहित रहती है पैकेट के फॉर्म में। और बात करते हैं, और इसकी व्याख्या कहां की गई है? ये जो कणिका का सिद्धांत है, इसकी व्याख्या हमें कहां मिलती है? ये मिलती है क्वांटम इफेक्ट से, यहां पर भी व्याख्या मिलती है। और अगला प्रकाश का विद्युत इफेक्ट, आपको इसमें व्याख्या की जाती है। तो यहां जब इसका एक्सपेरिमेंट या इसका एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है, तो यहां पर जो मिलता है वह केवल और केवल फोटोन मिलता है, केवल पार्टिकल्स मिलते हैं। तो यहां से ये बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया? अभी जस्ट पढ़े हैं नेचर ऑफ लाइट में कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो जिसका एक पार्ट क्या है, पार्टिकल्स नेचर, कि प्रकाश में, लाइट में क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, कण होता है। जो किसने बोला था? न्यूटन ने बोला था। और एक सेकेंड पार्ट इसका और भी है, दूसरा, जिसको तरंग बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और ये किसने, और कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। दो तरह का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव अभी कुछ देर पहले मैं बनाया था, कुछ इस तरह, साइनसोइडल वेव, इस तरह से, ऐसे ऐसे सांप की तरह, वो ट्रांसवर्स वेव होता है, प्रकाश इसी तरह से चलता है। तो अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। तो प्रकाश में तरंग पाया जाता है। तो ये बात किसने सिद्ध किया था? तो ये किया था हाइगेंस ने किया था, जिसको बोलते वेव थ्योरी दिया था, तरंग का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश में तरंग भी पाया जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कण नहीं पाया जाता, उन्होंने क्या बोला कि तरंग भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट में पार्टिकल्स भी होते हैं और तरंग भी होते हैं, लेकिन दोनों सेम टाइम पर आपको नहीं दिखेगा। जिस समय अगर वेव नेचर शो करेगा, उस समय पार्टिकल्स नेचर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जिस समय पार्टिकल्स नेचर शो करेगा, उस वक्त क्या होगा, वेव नेचर वीक, कमजोर हो जाता है। मतलब दोनों नेचर सेम समय पर नहीं दर्शाता है, लेकिन दोनों नेचर होता है प्रकाश में। और इसकी तरंग वेव की व्याख्या कहां मिलती है? तो परावर्तन से भी मिलती है, अपवर्तन से भी मिलती है, विवर्तन से मिलती है, व्यतिकरण और ध्रुवन से मिलती है। इन सब के व्याख्या से हमें वेव का पता चलता है। तो फाइनली हमें यहां से क्या पता चला? फाइनली तो यही पता चला कि प्रकाश दो प्रकृति बताता है, दोहरा नेचर का होता है, ड्वेल नेचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। तो आपसे यहां पर क्या सीखे हम? अगर आपसे पूछे कि बताइए कि लाइट कौन सा प्रकृति शो करता है, तो आप बोलिएगा कि यह जो है ड्वेल नेचर शो करता है, दोहरी प्रकृति दिखाता है, जिसमें एक कौन होता है, पार्टिकल्स होता है, जिसको फोटोन बोलते हैं। और इन्हीं फोटोन में एनर्जी भरी हुई रहती है। और दूसरा जो होता है वो तरंग नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं लाइट के बारे में। चलिए, ये तो पता चल गया कि लाइट में एनर्जी है, लाइट में एनर्जी है। अगर किसी में एनर्जी है तो उस एनर्जी को सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है ना? यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन। पढ़े हम लोग थ्योरी, क्या होता है कि एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिणत किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें आ रही है, तो प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी होगी वो लाइट एनर्जी होगी। अब उस एनर्जी को क्या करेंगे, स्टोर बैटरी में हम लोग कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी, उसको फिर से लाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो बदल जाएगा। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और बात करते हैं। देखिए, हम लोग देखते कैसे हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे किसी भी चीज हमें दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम लोग देखते कैसे हैं। तो
एक डायग्राम के मदद से समझते हैं। कसम से बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ाने में और समझने में भी। अगर मजा आ रहा है तो ध्यान से देखिए और बने रहिए, बस बहुत मजा आने वाला है। और यही से क्वेश्चन आएगा, यही से क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठा करके मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मान लेते हैं इस तरह से कि मान लीजिए कि ये सन है, सन मतलब सूरज, ये सूरज है। और हम लोग जानते हैं कि सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, जहां पर हाइड्रोजन की का जो परसेंटेज है वो लगभग 74% है और हीलियम का जो है वो 24% के अप्रोक्स है, और बाकी जो 2% बच जाते हैं उसमें और भी गैसेज हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम जनरली हम लोग मान के चलते हैं, इनका जलता हुआ ये है। तो ये सन है, ये सूरज है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकलती है। यहां से चारों तरफ प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकलती है। तो देखिए किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रकाश, और ये माना कि एक वस्तु है, माना कि ये क्या है, कोई वस्तु है, वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये कोई वस्तु है जिसे अपने को देखना है। तो देखिए होता क्या है, और यहां पर मान के चलिए कि हम और आप कोई भी यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं और देखना है। तो देखिए होता क्या है, तो यहां पर होता क्या है कि प्रकाश की किरणें सबसे पहले कहां आती है, तो ये वस्तु पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है, वस्तु पर पड़ती है। तो आने वाली प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ी। अभी नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे तो इसका नाम दे देंगे आपतित किरण। तो वस्तु पे पड़ी और टकरा करके फिर से कहां आएगी, तो ये हमारी आंख पर आएगी। आंख अच्छे से बना देते हैं, यहां से डायग्राम में उतना मजा नहीं आ रहा है, आंख बना देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये ह्यूमन आई है, ये क्या है, ह्यूमन आई है, ये हमारी आंखें है, यहां पर पड़ेगी। तो देखिए यहां पर लाइट पड़ी, सन से निकल के वस्तु पे आई और यहां से परावर्तित होकर के हमारी आंख पर आएगी और तब जाकर के यह वस्तु दिखाई देगी। अगर लाइट आया और वस्तु में ही रह गया, इन्होंने परावर्तित नहीं किया, लौटाया नहीं, तो क्या वस्तु को देख पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु को देखने के लिए आपतित किरण, जो आने वाली किरण है, उनका होना जरूरी है, और वस्तु से टकरा करके जाने वाली किरण वो भी जरूरी है। तो ये दोनों घटनाएं जब घटेगी तब जाकर के दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे देखते रहोगे कुछ पता नहीं चलेगा, क्या अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। अगर ये वस्तु ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश की किरण को सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो वह काला दिखाई देगा। अंधेरा मतलब काला दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का गमन समझते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन। उसका प्रोपोगेशन और पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण लगना, अगर स्ट्रेट आता है तब तो लगता है। या आप ऐसे भी बचपन में किए होंगे कि 2-3 कागज का टुकड़ा ले लीजिए, इस तरह से ऐसा एक कागज ले लीजिए, फिर एक कागज और ले लीजिए, जितना मन करता है 3-4 कागज ले लीजिए। यहाँ पर मोमबत्ती को आप क्या कीजिए, जला दीजिए, मोमबत्ती को जला दीजिए और कागज में एकदम बीच में या जहां पर भी छेद करना हो, सेम जगह पे, सब तीनों में सेम जगह पे क्या होना चाहिए, छेद होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि यहां से जो प्रकाश की किरणें जाएगी तो ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तब जाकर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर एक छेद आप यहाँ पे नीचे कर दीजिए और इस छेद को, इसको बंद कर दीजिए, तब क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश की किरण को मोड़ना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक्सटर्नल इक्विपमेंट लगाना होगा, फिर मोड़ सकते हैं। लेकिन जनरली प्रकाश की किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। चलिए दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि प्रकाश का पथ। देखिए प्रकाश जिस पथ पर चलता है, ऐसे समझिए कि हम लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस पथ पर चलते हैं, उस पथ का नाम क्या होता है, फुटपाथ बोलते हैं। उसी तरह बारिश की बूंदें जिस रास्ते से होकर के चलती उसको एज बोलते हैं। मकान में देखते होंगे एज, एज किनारा, तो उसको एज बोलते हैं। उसी तरह प्रकाश की किरण जिस रास्ते से होकर के गुजरती है उसी का नाम क्या है, किरण है। तो प्रकाश के चलने के पथ का नाम क्या है, किरण है। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, तो एक तीर से ऐसे बना दीजिए और उसमें एरो, टोपी पहना दीजिए, तो ये एरो है जो इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यह किरण किसी लड़की का नाम नहीं है,
यह किसी लड़की का नाम नहीं है किरण, और प्रकाश किसी लड़के का भी नाम नहीं है। ध्यान रहे इस बात को कि प्रकाश कोई लड़का नहीं है और किरण कोई लड़की नहीं है, हालांकि कहानी किरण और प्रकाश की ही हो रही है। तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं चमकदार वस्तु की। आप देखे होंगे कि जो वस्तु बहुत ही ज्यादा चमकता है, एकदम चमकीला होगा, अगर उस पर प्रकाश की किरणें डालेंगे तो प्रकाश की किरणें क्या होगी? लौट करके वापस आ जाएगी। समझिए एक वे में, और कि सूरज के प्रकाश की किरणें जब आती है, कि एक आध आती है नहीं, इन्फिनाइट बहुत सारी रहती है। तो प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है और माना कि वह वस्तु बहुत चमकीला है, एकदम ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा चमकीला है, और उस पर अगर पड़ती है तो अधिकतर भाग क्या होता है? लौटा देता है। तो जितना भाग अधिक लौटाएगा उतना स्पष्ट किसी वस्तु को हम देख पाएंगे, अगर जितना जो कम लौटाएगा तो वह वस्तु उतनी अच्छी से दिखाई नहीं देगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी लाइट की। तो यही बात है कि चमकदार वस्तु से परावर्तन अधिक होता है। जैसे दर्पण की बात करें तो दर्पण को इसीलिए पॉलिश किया जाता है सिल्वर कलर से, क्योंकि चमकीला होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा प्रकाश की किरणें क्या होता है? बाउंसिंग बैक बाहर की ओर ज्यादा आती है। चलिए, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से धरती पर आने में कितना समय लगता है? तो यह लगभग 7 मिनट 20 सेकेंड या 19 सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं 7 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से धरती तक पहुंचने में। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली बात करते हैं कि जुगनू। देखिए हम सभी जानते हैं जुगनू जो खुद का उसका लाइट होता है, वो खुद प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त पिंड बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उनका खुद का प्रकाश होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तारा की, तो तारा का भी अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं मून की, चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। वह कैसे चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और वहां से लौट करके हमारी आंखों पे आता है, तब जाकर के चंद्रमा दिखाई देता है। मैं बात करता हूं जुगनू की। जुगनू का भी खुद का प्रकाश होता है, और जुगनू के प्रकाश का नाम क्या है? तो उसके प्रकाश का नाम है जैन प्रकाश। याद रखिएगा, किसी का नाम नहीं है कि जैन प्रकाश, उसके जुगनू के प्रकाश का नाम है जैन प्रकाश। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जुगनू, ये तो हो गया। दृश्य योग की बात करते हैं। जैसे अगर मैं लाइट की बात करूं, प्रकाश की बात करूं, तो प्रकाश की एक चाल भी होती है जो C बराबर लैम्डा F होता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं, यहां पर देखिए। जैसे प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं कैपिटल C से। किससे? कैपिटल C से। और ये C बराबर होता है लैम्डा इंटू F होता है, जहां पर लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, और F फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, यह लैम्डा कितना होना चाहिए जिससे हम और आप किसी चीज को देख सके? तो इसके लिए एक रेंज होता है। वह रेंज कितना है? तो 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर। कितना लैम्डा का रेंज होना चाहिए? 380 नैनोमीटर से लेकर के 740 नैनोमीटर, मतलब इन्हीं के रेंज में। अगर इनके रेंज में वेवलेंथ रहा तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। इससे कम भी होगा तो भी नहीं देख पाएंगे, अधिक भी होगा तो भी नहीं देख पाएंगे। तो एक रेंज फिक्स है, 380 नैनोमीटर से लेकर 740 नैनोमीटर के रेंज में रहा तो ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, नैनो का मतलब होता है 10 के पावर -9 होता है, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ है, थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में भी बता देते हैं। आइए समझ लेते हैं कि वेवलेंथ एक्चुअल में क्या है, होता क्या है, इसको भी समझते हैं। देखिए एक डायग्राम से, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव है मेरा, ये वेव है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक पिक पॉइंट, अधिकतम वैल्यू पकड़ लीजिए। तो अधिकतम वैल्यू बताइए, सबसे ऊपर यहां गया,
एक पिक ये हो गया और दूसरा पिक ऊपर में है, ये ले लीजिए, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी दिख रहा है, दो पिक के बीच की क्या दिख रहा है, दूरी। तो इसको नीचे दिखा देते हैं, दूरी, ये दूरी, इसी दूरी को बोलते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है हिंदी में। अब आ गया समझ में। दो पिक के बीच का डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस होता है, दूरी होता है तरंग दैर्घ्य, कुछ और नहीं होता है। और कभी कभी इसको एंगस्ट्रॉम में भी मेजरमेंट किया जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दृश्य योग के लिए कितना होना चाहिए, 380 नैनोमीटर से लेकर के 740 नैनोमीटर रेंज तक अगर वेवलेंथ रहा तो किसी भी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल पर, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम लोग अब बात कर रहे हैं। अब हम लोग आखिरी में चल रहे हैं, लगभग बहुत सारा पॉइंट हमने डील कर दिया। चलिए अब स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि प्रकाश की चाल, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, यही होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताइए प्रकाश की चाल को हमने c लिख दिया, ठीक है। दूरी, तो अभी हमने जस्ट देखा कि वेव का जो पिक है, दो पिक के बीच का डिस्टेंस, दो पिक के बीच का डिस्टेंस हमने कितना, जिसको दूरी बोला था, तरंग दैर्घ्य जो सी का नाम दिया था, तो उसका नाम हमने कितना दे दिया, लैम्डा दे दिया। ये लैम्डा है। किसी किसी बुक में से एन से ईटा से भी इंडिकेट किया गया, तो वो भी ठीक है। तो लैम्डा हो गया। और समय, तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति, ध्यान दीजिए इधर, हम लोग दिख नहीं रहा होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां अब ध्यान दीजिए, आवृत्ति को हम लोग एफ बोलते हैं। तो ये क्या होता है, 1/, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को टी लिख दिया, टाइम पीरियड होता है। तो बताइए इस टी को अगर मैं यहां लिख दूं तो एफ इसके जगह आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो बताइए इस समय के जगह 1/f मैं लिख सकता हूं ना, तो इसके जगह मैंने लिख दिया 1/f लिख दिया। अब मुझे बताइए ये f जो है लैम्डा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू f हो जाएगा। और यही है प्रकाश की चाल, c बराबर लैम्डा इंटू f, जहां पर दो चीज लैम्डा और f क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जब कभी भी रहा तो रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ध्यान दीजिए प्रकाश की चाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रकाश की चाल जो होती है वह सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात मतलब वैक्यूम होता है, जहां पर हवा ना हो, हवा नाम की कोई चीज ही नहीं हो, उसी को बोलते हैं निर्वात। और वहां पर क्या होती है, प्रकाश की चाल एकदम अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और वह कितना होता है, तो वह होता है प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में चेंज करना होगा तो कर सकते हैं, 3 पर 6 जीरो दे दीजिए। इसको किलोमीटर में अगर चेंज करना होगा तो कितना होगा, 3 पर 6 जीरो बैठा दीजिए, 6 जीरो बैठा दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना किस में, किलोमीटर में हो गया। तो चलिए और बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो किलोमीटर में कितना होगा, 3 पे 6 जीरो, किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए और बात करते हैं। तो हम ये तो जान गए कि भाई प्रकाश की चाल को c से इंडिकेट करते हैं और निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो बात ये होती है कि सबसे कम कहां होती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन ये पूछे कि सर्वाधिक कहां होता है, तो उसका क्या होगा, अगर निर्वात दिया, वैक्यूम दिया है तो वही लेना, वहां सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हवा में, एयर में बात करूं, जहां हम आप हैं वहां पर, तो लगभग सेम नहीं होता है, लेकिन 0.03% कम हो जाता है। किसके, वैक्यूम के। अगर वैक्यूम में 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका 0.03% कम हो जाता है। कहां पर, एयर में, हवा में। लेकिन ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो हवा में भी प्रकाश की चाल वही लेते हैं जो वैक्यूम में लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए और बात करते हैं। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कहां, सूर्य से निकलती है प्रकाश की किरणें, तो वहां पर क्या, निर्वात है,
हवा नहीं है, सबसे अधिक होगा, एकदम सेट कर लीजिए, सबसे अधिक होगा। उसके बाद क्या होगा, धरती के वातावरण में वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो फिर क्या होगा, मीडियम बदल जाएगा ना, वहां वैक्यूम मीडियम था, अब किस में आएगा, अपना अर्थ वाला मीडियम में आएगा। तो यहां पर दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, जिसको बोलते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब कभी भी सघन माध्यम में जाएगी तो वहां पर चाल कम हो जाती है, वहां पर चाल कम हो जाती है। डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। अधिकतम कहां होगा, तो अधिकतम होगा वैक्यूम निर्वात में, और सबसे कम कहां होगा, तो डेंसर मीडियम। अब तो डिपेंड करता है कि डेंसर मीडियम कौन सा दिया, ऑप्टिकली कौन सा डेंसर मीडियम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे जब क्वेश्चन सामने आएगा। लेकिन कम कहां होगा, डेंसर मीडियम में होगा। इसका मतलब यह भी हो गया कि प्रकाश की किरण माध्यम बदलने पर उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, उसका वेवलेंथ चेंज होता है। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं अगर फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की बात करूं, तो वो चेंज नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ भी बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आखिरी में कि प्रकाश की चाल, अभी जो जस्ट पढ़ रहे हैं, प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये अगर एग्जैक्ट में बात करूं तो 2.99 मतलब 8 टाइम कुछ और होता है, ऐसा कुछ होता है, 2.99 करके होता है। लेकिन हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही बात करेंगे। तो ये जो प्रकाश की चाल है, यह किसने दिया था, किसने निकाला था भाई, तो वो जो था वो वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम था रोमर। तो रोमर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आया। उन्होंने क्या किया कि जो बृहस्पति ग्रह हैं, उसके जो उपग्रह हैं, उनकी गतियों के बारे में अध्ययन किया, उनके गति के बारे में जाना, और उन गति के आधार पर, उनके स्पीड के आधार पर, उनके मोशन के आधार पर तब स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने दिया, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने दिया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या बोलेगा, रोमर नाम के साइंटिस्ट ने। तो आज वीडियो काफी लंबा बन गया। तो आज हम लोग पढ़े जो हैं वो प्रकाश के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, प्रकाश क्या होता है, ये सब हम लोग समझे हैं। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अभी हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। पॉलिटेक्निक के लिए मैंने बोला था कि फ्री क्लास आपको दूंगा यूट्यूब पर, तो उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप तक पहुंच ही गया है। तो और भी वीडियो आपके सामने अब लेकर के आएंगे, और 1 बाय 1 करके एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक, एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक, एकदम रिस्पेक्टिवली क्रमशः टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। और मेरा गारंटी है, मैंने लगभग बहुत सारे बैच को मैंने पटना में पढ़ाया पॉलिटेक्निक का भी, और अच्छा रिजल्ट भी आता था, बहुत बेस्ट रिजल्ट आता था फिजिक्स में भी। तो 30 क्वेश्चन में से आपको लगभग 30 बन जाएगा, इस तरह से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे, जितना भी बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। अभी तो थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं बिहार पॉलिटेक्निक में भी, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी तक की मैं बात कर रहा हूं, यूपीएससी तक की, वहां भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, फिर लेकर के आएंगे आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो। एक चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ाएंगे फिर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगा तो फ्रेंड तक भी पहुंचा दीजिए। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। फिर जय हिंद, जय भारत।